Okay. So is everybody excited to learn a new chapter? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Body fluids and circulation. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, ऑक्सीजन, Yes, मिनरल, ma'am. है ना? इन सब का ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए. Yes, ma'am. Blood or lymph. यस, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस का मतलब हुआ सर्कुलेशन, है ना? पर किसके विया होंगे? विया बॉडी Blood या and lymph. है ना? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन. क्लियर? Yes, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द बॉडी फ्लूइड, पूरी एंटायर बॉडी में जो सब्सटेंस की डिलीवरी करवाएगा, है ना, वो होगा बॉडी फ्लूइड. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन. Circulation. ठीक है. सो व्हाट इज सर्कुलेशन गाइस? Transport of gases throughout the body. Nutrient Supply in our body ओके, via blood. ठीक है. अब इस चैप्टर के हम कंटेंट्स देखते हैं कि हम किस किस चीजों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्लड के बारे में, ब्लड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होंगे. ठीक है. फिर हमारे पास एक दूसरा फ्लूइड आ रहा है ब्लड के अलावा, दैट इज टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ. हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन, उसके पार्ट्स. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज की. तो किसी में सिंगल और सिंगल सर्कुलेशन होता है, किसी में डबल होता है, किसी में इनकम्प्लीट डबल होता है. तो किस वजह से होता है, कैसे होता है? फिर यहाँ पर हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. हार्ट क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक. ठीक है. Yes, ma'am. फिर हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके दो पार्ट्स कौन कौन से हैं और ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, तो हम उसको कौन से टाइप का सर्कुलेशन बोलेंगे. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. एक्टिविटी है, इसको कंट्रोल कौन करता है वो हम डिस्कस करेंगे. रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में, है ना. किसकी एक्टिविटी यहाँ पढ़ेंगे हम? हार्ट. लास्टली, अगर इस सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ डैमेज होता है, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज ए डिसऑर्डर. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके. हियर विल बी लर्निंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर, कि कौन सा पार्ट डैमेज होगा, कैसे डैमेज होगा, किसकी वजह से, और क्या होता है इसके बाद, और कैसे उसको क्योर कर सकते हैं. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके मैम. ओके, सबसे पहले हमने बात करी थी सर्कुलेशन की. सर्कुलेशन की डेफिनेशन प्रोवाइड करो जल्दी से. मैंने आपको क्या बताया था? Transport of element of blood nutrient, oxygen, CO2. यस. Transport of gases through body. सब्सटेंसेस, गैसेस तो है ही, Transport of substances. है ना. सब्सटेंसेस में Ma'am, क्या क्या बोल रहे हो? CO2. यस, CO2. सब एक साथ वो Nutrients. नहीं आ रहा है. अच्छा गाइस, मैं जब बोलूंगी सारे लोग तब म्यूट पे रहेंगे. ठीक है. ओके. Okay, ma'am. ठीक है. तो अभी पहले मैं बोलूंगी, फिर लास्ट में जब मैं मौका में दूंगी तब आप लोग बोलोगे और वन बाय वन बोलोगे. ठीक है. Okay, ma'am. ओके. तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. पर कौन से सब्सटेंस है? CO2, O2, कुछ मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे. इनको हमको पूरी बॉडी में क्या करना है? पूरी बॉडी में डिलीवरी करवाना है. तो इसकी डिलीवरी करवाने के लिए मुझे कोई ना कोई मीडियम चाहिए, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. वो मीडियम क्या होगा? हमारा बॉडी फ्लूइड. कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स होते हैं? Blood or lymph. Ma'am, blood, plasma. Plasma. ठीक है. Lymph. ब्लड और लिम्फ दो होते हैं. जो प्लाज्मा बोल रहे हो वो ब्लड का ही पार्ट है. अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे ना ब्लड के, तब हमको पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली इज प्लाज्मा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. गाइस, इसमें वॉइस ब्रेकिंग? No, ma'am. No, ma'am. ओके. सो किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज वो अपना रिजॉइन कर लो. सारे आंसर कर रहे हैं ना, तो वॉइस ब्रेक ही आएगी. अच्छा, मैम आप म्यूट कर दो, फिर जिसे बोलना होगा वो हैंड रेज कर लेगा. ठीक है, मैं म्यूट कर देती हूँ. उसके बाद आप जो भी बोलोगे वो चैट में देना. ठीक है. Yes, ma'am. चलो ठीक है. अब हम पढ़ रहे थे सर्कुलेशन के बारे में. तो सर्कुलेशन में हमने देखा कि डिफरेंट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट. कैसे सब्सटेंस? CO2 हो गया, O2 हो गया, गैसेस हो गए, मिनरल्स हो गए, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हो गए.
इन सबकी हमको डिलीवरी करवाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, एंड दैट मीडियम इज बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड दो है हमारे पास, ब्लड और लिम्फ। वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके गाइस, चैट बॉक्स में अब साइलेंट क्यों हो गए आप लोग? फटाफट जवाब आना चाहिए, ठीक है? तो व्हाट इज सर्कुलेशन? इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस टू द बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज, ठीक है? अब सर्कुलेशन की बात करें तो हमको यहाँ बॉडी फ्लूइड मिला, तो हर किसी में बॉडी फ्लूइड तो मतलब ब्लड तो नहीं होता है ना, है ना? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ब्लड नहीं होता, पर फिर वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? उनके पास जो सिंपल, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए और सिलेंट्रिड हो गए, उनके पास होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या आपने ये सिस्टम पढ़ा है स्पोरिफेरा में, एनिमल किंगडम चैप्टर 4? यस, वेस्कुलर वाटर सिस्टम। तो ये कहाँ पर मिलेगा हमको? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में, जो लो लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स है। और बात करते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की। हायर ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए? जैसे कि वर्टिब्रेट्स, उनके पास क्या होंगे? बॉडी फ्लूइड्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लड? ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? कनेक्शन फॉर्म होता है ऑर्गन से। ऑर्गन को कौन कनेक्ट करेगा? ब्लड। कौन कनेक्शन फॉर्म करेगा ऑर्गन से ऑर्गन में? ब्लड। ब्लड एक मीडियम हुआ, और क्या ये कनेक्शन कर रहा है तो मैं इसको कनेक्टिव टिश्यू बोल सकती हूँ। कैन वी कॉल इट एज अ कनेक्टिव टिश्यू? यस, है ना? तो इट फॉर्म्स कनेक्शन, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ कनेक्टिव टिश्यू। एंड ऑल्सो इसके अगर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो इसमें प्लाज्मा होता है, मैट्रिक्स मतलब जो हमारा पार्ट है ब्लड का, और एक आएंगे लास्ट सेल। सेल को हम बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्स कौन से? हायर ऑर्गेनिजम्स। कौन से हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं गाइस? हायर ऑर्गेनिजम्स कौन से? वर्टिब्रेट्स, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर प्लाज्मा होता है और सेल्स होते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से सेल होते हैं और प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है? तो ब्लड के कितने पार्ट हुए? दो पार्ट, एक हुआ प्लाज्मा और एक हुआ हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या है? जो फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, करेक्ट, है ना? अब ये फ्लूइड पोर्शन होता कितना है? अगर मेरे पास 100% ब्लड है, अगर 100% ब्लड है, उसमें से मैं आपको बोल रही कि कुछ फ्लूइड्स है और कुछ सेल्स है, तो जो हमारा 55% इसमें ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज फ्लूइड। और उस फ्लूइड का नाम क्या है? व्हाट इज दिस फ्लूइड? प्लाज्मा, करेक्ट, ठीक है? अब बात करते हैं बचा हुआ 45%। ये 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स। जो ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों सेल्स के क्या होते हैं? स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, है ना? हर सेल एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है? अब जो ये प्लाज्मा होता है उसका पीएच होता है 7.4। अगर हम पीएच स्केल देखेंगे तो जो हमारा 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल, है ना? और अगर हम इससे 14 की साइड जाएंगे तो इट विल बी बेसिक या एल्केलाइन, और अगर नीचे जाएंगे तो इट वुड बी एसिडिक, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है? 7.4 होता है प्लाज्मा का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एल्केलाइन नेचर एंड बेसिक नेचर। क्लियर? क्लियर गाइस? ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड पोर्शन ऑफ द, फ्लूइड पोर्शन किसका होता है? ये ब्लड का। क्या रिपीट करना है फिरोज? देखो, लास्ट हमने पढ़ा कि हमारा जो ब्लड है उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अब वन बाय वन उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम पढ़ रहे हैं। तो जो फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। इसका परसेंट कितना होता है टोटल ब्लड में? 55%, ठीक है? अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या आता है? सबसे पहले आता है वाटर, दैट इज H2O। अगर मेरे पास 100% क्या है? प्लाज्मा, है ना? उस प्लाज्मा के अंदर हमको क्या मिलेगा? वाटर। और इसका जो हमारे पास अमाउंट होता है दैट इज हाईएस्ट। मतलब प्लाज्मा में 90 to 92% क्या है हमारे पास? क्या है ये?
वाटर, है ना। बचा हमारा जो 10 to 8% उसमें आ जाएंगे हमारे प्रोटीन और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा जो है इसमें दो पार्ट्स होंगे, कौन कौन से? एक तो ऑर्गेनिक पोर्शन होगा और एक होगा इनऑर्गेनिक पोर्शन। तो जो आपके मिनरल्स है, ये जो पोर्शन है हमारा, सोडियम आयंस, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयंस, ये सब क्या है हमारे इनऑर्गेनिक पार्ट, और बाकी जो सारा बचा है दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट। क्लियर? ओके। तो देखो सबसे पहले हुआ वाटर, नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मा में प्रोटीन्स आते हैं। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स है, फाइब्रिनोजेंस है, ग्लोबुलिन्स है, एल्ब्यूमिन्स। ये तीन मेजर प्रोटीन्स है जो प्लाज्मा में फाउंड करते हैं। फाइब्रिनोजेन करेगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? क्लॉटिंग से क्या समझते हो? प्रिवेंट ब्लड लॉस। जैसे हमें कट लगता है तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने लगता है, इस ब्लड लॉस को रोकने वाला जो हमारा प्रोसेस है दैट इज क्लॉटिंग। क्लियर? तो फाइब्रिनोजेन क्या करेगा? ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेगा। उसके बाद करते हैं ग्लोबुलिन्स। इसके पास क्या होती है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो क्या करेंगे? फाइट करेंगे फॉरेन पार्टिकल्स से, उनको हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडीज। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो हमारे डिफेंस सिस्टम के पार्ट होते हैं, और डिफेंस सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। क्लियर? इम्यून सिस्टम सब जानते हैं ना। ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन है वो इम्यून सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एल्ब्यूमिन्स की। तो ये क्या करता है? हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब हमारा जो फ्लूइड है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस पे रखेगा, दैट वुड बी ऑस्मोटिक बैलेंस। क्लियर गाइस? क्या रिपीट, निशा क्या रिपीट करना है? हाँ, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा कौन सा? हमारा एल्ब्यूमिन। ठीक है, और इसके बाद इसका एक और फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड फ्लो करेगा। ऑस्मोटिक बैलेंस से जो इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में, उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा? हमारा एल्ब्यूमिन। क्लियर? इनऑर्गेनिक पार्ट में देखो आपके ये आ जाएंगे सोडियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस। बाकी जो सारा पार्ट बचा दैट वुड बी हमारा ऑर्गेनिक पार्ट। क्लियर? क्लियर है ना? है ना? सॉल्ट का कंसंट्रेशन, हाँ, दैट वुड बी कमिंग अंडर एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन में करेगा। फिर हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जैसे ही ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, ब्लड फ्लो होता है तो वो क्या करता है? उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm of Hg। इसको मेंटेन करने का कौन काम करेगा? हमारा कौन काम करेगा? एल्ब्यूमिन। ठीक है, ओके। अब जो आपकी गैसेस होती है CO2 और O2 प्रेजेंट है ना, N2, ये सब क्या होते हैं? डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में और ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। अब जो हमारा प्लाज्मा है उसमें क्या होते हैं? अराउंड 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर क्या काम करेंगे? क्या काम होगा क्लॉटिंग फैक्टर का? गाइस, क्लॉटिंग फैक्टर क्या करेंगे? कोagulation ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड लॉस को रोकेंगे। ठीक है, तो इस प्लाज्मा में अराउंड 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम प्लाज्मा में से इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें तो हमारे पास जो लिक्विड बचेगा उसको हम बोलेंगे सीरम। ठीक है, सीरम क्या होता है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। तो सीरम देखो ऐसा कुछ पेल येलो कलर का दिखेगा, और आपके क्लॉटेड ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, बड़े आगे। अब हम बात करेंगे ब्लड के सेल्स की। अभी हमने कौन सा पार्ट पढ़ा? फ्लूइड पोर्शन वाला। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर 3 सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स, और वो काम करता है O2 का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसके पास क्या होता है? कौन सा पिगमेंट होता है आरबीसी के पास? आरबीसी के पास कौन सा पिगमेंट होता है?
हीमोग्लोबिन, करेक्ट। अब ये जो WBC है वो डिफेंस में करेगा। अगर हमारी बॉडी में हमको हार्मफुल एजेंट से अगर बचाना है तो हमारे WBC क्या करेंगे, उनसे फाइट करेंगे, तो डिफेंस करेंगे। और लास्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग। तो आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है कहाँ पर, प्लाज्मा के अंदर, उसको एक्टिवेट कौन करता है, हमारा प्लेटलेट्स। क्लियर, सबको क्लियर है? ओके तो आरबीसी WBC तीनों के अलग अलग दूसरे नाम भी है। आरबीसी को हम बोलते हैं एरेथ्रोसाइट्स, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके अब बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी मतलब हमारा रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब इसके नाम में देखो क्या आता है, रेड, तो दैट मीन्स इसको रेड कलर कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना। तो इनके पास कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। और साथ ही साथ इसलिए जो कलर इम्पार्ट करता है वो करता है रेड। तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है, हमारा रेड वाले ब्लड सेल्स में। उसके पास रेड कलर किसकी वजह से आया, किसकी वजह से आया, रेड कलर बताओ, हीमोग्लोबिन की वजह से, है ना। अब ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ये जो आपके ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ये हीमोग्लोबिन हेल्प करेगा। क्लियर, ये गाइस। ओके अब बात करते हैं कि नॉर्मल अगर किसी का ब्लड लेंगे, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल का, तो उसके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो कितना मिलेगा। तो अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो अगर 100 ml ब्लड हम किसी इंडिविजुअल का लेते हैं, हेल्दी इंसान का, तो हमको उसमें 12 से 16 ग्राम क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन। तो जो मेल्स होते हैं उसमें तो 12 to 16 ही मिलता है, पर फीमेल्स में यूजुअली कम वैल्यू मिलता है इसका। इट इज अराउंड 9 और 9 से 12 तक होता है, ठीक है। तो फीमेल्स में हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू मेल। क्लियर, क्लियर है? अब बात करते हैं आरबीसी की। ये कौन सा है हमारा, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब ये क्या होता है कि कुछ काम करते करते, देखो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, बहुत सारे लोग भी होते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो हर किसी की बॉडी में आरबीसी होता है, ठीक है। तो ये जो आरबीसी है काम करते करते क्या इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, या अराउंड 9 से अबव होता है फीमेल्स में, ठीक है शैली। ओके तो हम बात कर रहे थे आरबीसी। तो आरबीसी क्या होता है, अपना काम करते करते अराउंड 120 डेज में क्या हो जाती है उसकी डेथ। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 60 to 70 के बाद मतलब उनकी जो एवरेज है डेथ है मतलब 60 to 70 पे हो सकती है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग का लाइफ स्पैन हुआ कितना, अराउंड 60 to 70 और 80 ईयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ आरबीसी की। तो आरबीसी कितना, सिर्फ 120 डेज क्या रहेगा, इनका लाइफ स्पैन रहेगा और फिर इनकी हो जाएगी डेथ, ठीक है। और डेथ होके ये जो डेड आरबीसीज है कहां पर जाते हैं, स्प्लिन में। स्प्लिन एक बॉडी का ऑर्गन है, ठीक है, जो ये डेड वाले आरबीसी को स्टोर करेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर, क्लियर है गाइस, ठीक है। अब ये आरबीसी का लाइफ स्पैन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो आरबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होगा। अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी है, उसका मतलब पूरा सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, तो उसमें ये आरबीसी का नंबर कितना होना चाहिए। तो इट इज अराउंड 5 to 5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, ठीक है। एक काउंट याद रखना है आपको और लाइफ स्पैन में डायरेक्टली याद करना है, ये आपकी वैल्यू से। ओके अब बात करते हैं ये आरबीसी अगर डेड होता जा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसको बनना भी तो चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी रेगुलर फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। तो ये बनेगा कहाँ, तो हमारी जो बोन्स होती है, इस टाइप की कुछ बोन्स होती है। बोन्स का स्ट्रक्चर हमने यूजुअली देखा है, मूवीज वगैरह में भी कभी आपने देखा होगा। आरबीसी का अमाउंट कम या ज्यादा हो जाए तो, आरबीसी का अमाउंट अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इफिशिएंटली नहीं हो पाएगी और आपको ब्रीदिंग वाले में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ओके अब बात कर रहे थे बोन्स की। तो जो बोन्स का सेंट्रल रीजन होता है ना, उसको हम बोलते हैं बोन मेरो। व्हाट इज बोन मेरो, इट इज द सेंट्रल रीजन ऑफ, इट इज द सेंट्रल रीजन ऑफ, किसका सेंट्रल रीजन है गाइस, क्या बताया, बोन मेरो किसका पार्ट है,
बोन का पार्ट है, ठीक है। अभी जो बोन मेरो है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करें। तो जो एंड पार्ट पे होता है उसको हम बोलते हैं रेड बोन मेरो। एंड पार्ट ऑफ द बोन पे कौन सा रीजन प्रेजेंट है, कौन सा रीजन प्रेजेंट है, रेड बोन मेरो। अब दूसरी बात करते हैं इसमें, एक और कौन सा रीजन प्रेजेंट है, तो इनके पास होता है येलो बोन मेरो, ठीक है। ये कौन सा रीजन हुआ हमारे पास, येलो बोन मेरो। येलो और रेड दोनों बोन मेरो के स्पेसिफिक फंक्शन है। येलो बोन मेरो क्या करता है, स्टोर करता है किसको, फैट को। तो फैट स्टोरेज का काम किसका हुआ, फैट स्टोरेज कौन करेगा, येलो बोन मेरो। अब ये आपके रेड बोन मेरो क्या करेंगे, इनके पास होते हैं स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं ये जानते हैं। जब एम्ब्रियो बनता है ना, जैसे कि फीटस, एम्ब्रियो, जाइगोट सब सुना है ना, तो जो एम्ब्रियो होता है मतलब बिफोर द बर्थ, बेबी के बर्थ के बिफोर भी जब उसका डेवलपमेंट होता है तो वहां पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। तो वो स्टेम सेल्स क्या करती है, अलग अलग टाइप की सेल बनाती है, जैसे कि न्यूरॉन हो गया, नेफ्रॉन हो गया, ब्लड सेल हो गया। ये सब एक स्पेशल टाइप के सेल है, मसल सेल्स है ना। इनका फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी सेल से तो होता होगा, है ना गाइस, है ना। तो जो स्टेम सेल्स है मतलब जो हमारे एकदम अच्छे वाले सेल है जो किसी भी सेल को फॉर्म कर सकते हैं, तो इस रेड बोन मेरो के पास होते हैं स्टेम सेल्स। और ये क्या बनाते हैं, ब्लड। और ब्लड के भी कौन से, ब्लड सेल्स क्या बनाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ गाइस, स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, रेड बोन मेरो में। बोन मेरो में तो हुआ पर किस रीजन में, रेड बोन मेरो। तो जो हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलेंगे हम इसको, इरिथ्रो किसका नाम है, इरिथ्रो किसका नाम है, रेड ब्लड सेल का, और इसके फॉर्मेशन को बोलेंगे इरिथ्रोपोएसिस। और अगर ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे हीमोपोएसिस, ठीक है। ब्लड फॉर्मेशन को प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, हीमोपोएसिस। और आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम इरिथ्रोपोएसिस। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हुई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रेड ब्लड सेल में, सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं। और इनका फंक्शन होता है किसको ट्रांसपोर्ट करना, गैसेस को, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन बैठा है वो किसको ले जाएगा, ऑक्सीजन और CO2 का। तो इनका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, आरबीसी। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम बोलेंगे हीमोपोएसिस। देखो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है ब्लड का फॉर्मेशन और आरबीसी का फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, ओके अनु, थैंक यू। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो क्या इमेच्योर होता है या मैच्योर, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे ही उसका मतलब जैसे जायगोट का फर्टिलाइजेशन हुआ तो इमेच्योर है या मैच्योर है, इमेच्योर है मतलब कुछ टाइम के बाद वो बड़ा होकर क्या हो जाएगा, मैच्योर बन जाएगा। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि नया नया आरबीसी बना तो वो कैसा होगा, इमेच्योर या मैच्योर, इमेच्योर होगा। तो ये जो इमेच्योर आरबीसी है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस। जो आपका इमेच्योर आरबीसी है उसमें होगा न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। पर जैसे ही ये होता है ना तो ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है कि तुम अब जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तो ये क्या हुआ कि आपका ये न्यूक्लियस यहाँ पे खत्म हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो गया। तो आरबीसी कुछ ऐसा बना। फिर इसने क्या बोला, न्यूक्लियस खत्म हो गया तो इसने दोनों साइड से पुश करने लगा। जैसे ही उसने दोनों साइड से पुश करा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, बाय कॉन्केव शेप। तो मैच्योर आरबीसी का शेप कैसा होता है, कैसा होगा मैच्योर आरबीसी का शेप, इसमें क्या क्या एब्सेंट है, क्या क्या एब्सेंट है मैच्योर वाले में, कौन से दोनों ऑर्गेनेल्स या रीजन। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। और यहाँ पर एक और चीज एब्सेंट है, कौन सी,
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर तो फिर ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा? हाउ विल दिस सेल रेस्पायर? रेस्पिरेशन की जरूरत तो सबको पड़ेगी ना। यस करेक्ट, एनएरोबिक। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है तो वहां पर जो रेस्पिरेशन है वो एनएरोबिक होगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रैब्स साइकिल और ईटीएस आते हैं। तो क्रैब्स साइकिल और ईटीएस का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्रैब्स साइकिल भी नहीं होगा, ईटीएस भी नहीं होगा, इसीलिए वो कहाँ कर लेगा आपका एनएरोबिक मोड में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन। फिर से रिपीट करते हैं, स्टार्टिंग से देखो। हमारे पास जो आरबीसी नया नया प्रोड्यूस हुआ था वो कैसा था? इमेच्योर। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ओके, अब जो इमेच्योर था उसके पास क्या था? न्यूक्लियस भी था और क्या था यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। पर जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसने न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया। क्यों हटा दिया? उसने बोला कि मैं दोनों साइड्स को धक्का देके कुछ ऐसे करता हूँ, तो इसने बाइकॉन्केव शेप बनाया। अगर बाइकॉन्केव शेप बना लिया तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हुआ, दैट मींस क्रेब्स साइकिल और ईटीएस नहीं हो सकते, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। इसलिए कैसे करेंगे रेस्पायर? बाय एनएरोबिक। इतनी बात क्लियर है? आ गया सबको समझ? हाँ, पहले न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, पर जैसे ही वो जैसे फॉर्म हुआ तो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, पर जैसे ही वो बड़ा हुआ, बड़ा होगा तो वो काम करने लगेगा। अभी हम बात करते हैं बाइकॉन्केव शेप एग्जैक्टली क्यों बनाया। ठीक है, तो देखो जैसे ही क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप बनाता है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एक्सचेंज ऑफ गैस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक्सचेंज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। मैच्योर थोड़े टाइम में हो जाएंगे, विद इन मतलब अराउंड 10-20 डेज में वो मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका काम करना है वो। ओके, तो ये इसने सरफेस एरिया बढ़ाया। सरफेस एरिया इसलिए बढ़ाया कि ये जो इसका सरफेस पे, इस पे ये मैक्सिमम O2 को बिठा पाए। इसका काम क्या था? ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। तो ऑक्सीजन और CO2 कहाँ बैठेगा? इसी सरफेस पे। अगर ऐसे सरफेस होता तो उनको कम जगह मिलती, कम काम हो पाता। इसीलिए इसने न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया O2 का एक्सचेंज ज्यादा करने के लिए। क्या इतनी बात सारी क्लियर है आपको? स्प्लीन में बाद में आते हैं। इतना सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि जो आरबीसी डेड हो गई है, कितने टाइम पीरियड के बाद आरबीसी डेड हुई थी? कितने दिन के बाद? 120 डेज। तो ये जो डेड वाला आरबीसी है किसके पास जाएगा? स्प्लिन का। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है मुर्दा घर। तो मुर्दा घर में क्या होते हैं? मुर्दे होते हैं, डेड लोग होते हैं। तो ये जो मरे हुए आरबीसी है कहाँ पर चले जाएंगे? स्प्लिन में। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर? ये देखो फिगर में दिख रहा है, स्टमक के थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर है ना। अब ये डेड वाले आरबीसी, इनके पास हीमोग्लोबिन तो होगा, तो ये जब डेड हो जाते हैं तो अपने हीमोग्लोबिन को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, ताकि जो नया आरबीसी हो उसको और हीमोग्लोबिन मिल सके। क्लियर? क्लियर है सबको? आगे बढ़े। उसमें सिर्फ डेड आरबीसी, हाँ सिर्फ डेड आरबीसी होती है स्प्लिन में, और स्प्लिन के दूसरे फंक्शन भी होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। इसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट्स। अब देखो ये कलरलेस होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या एब्सेंट है? कौन सा पिगमेंट नहीं है? कौन सा पिगमेंट नहीं है? हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन एब्सेंट है और हीमोग्लोबिन रेड कलर दे रहा था, है ना। स्प्लिन में रहते हैं। स्प्लिन में जस्ट ए सेकेंड, मैसेज चले गया। हाँ, स्प्लिन में स्टोर रहेगा और डेड का फिर इनिशियली वो खत्म हो जाएगा, एक टाइम के बाद उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसीलिए उसके पास कोई कलर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, इनका लाइफ स्पैन कितने दिन होता है? 1 to 15 डेज। ठीक है, अब ये जो आपके डब्ल्यूबीसी है वो किसके पार्ट है? डिफेंस सिस्टम। मतलब जो बॉडी को बचाएंगे, डिफेंड करेंगे किससे? हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल पैथोजेंस, डस्ट वगैरह सबसे हमें कौन बचाएगा? डब्ल्यूबीसी। तो इसका काम है डिफेंस सिस्टम, क्योंकि ये किसका पार्ट है? इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें एंटीबॉडीज वगैरह सब कुछ ये आती है। ठीक है, उसमें ये डब्ल्यूबीसी के सेल्स भी होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी को जो फाइट कराने वाला सिस्टम है उसको बोलेंगे इम्यून सिस्टम। तो डब्ल्यूबीसी किसका पार्ट हुआ? इम्यून सिस्टम का। ठीक है,
ओके ओके। अब इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और आरबीसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट था या प्रेजेंट था? हीमोग्लोबिन का केवल आरबीसी में ही क्यों प्रेजेंट होता है? आरबीसी में वो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता ही है। अब कोई बोलता है ना कि कोई इसी घर में रहता है, वो दूसरे घर में क्यों जाएगा? ऐसे आरबीसी हीमोग्लोबिन का घर है, तो वो तो अपने घर में ही रहेगा ना। ठीक है, अब ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और हमारे जो आरबीसी होते हैं इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब मुझे ये बताओ, हमने बोन मेरो का कौन सा रीजन पढ़ा था जिसमें ये ब्लड सेल्स बन रहे थे? बताओ, बोन मेरो का कौन सा रीजन था? रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो में कौन से सेल्स बनाते हैं? स्टेम सेल्स क्या बनाएंगे हमारे नए? क्या बनाएंगे? ब्लड सेल्स बनाएंगे। क्लियर? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? उसके अलावा ये जो स्प्लिन है उसमें भी डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होते हैं, और जो लिम्फ ग्लैंड है, हम जब लिम्फेटिक सिस्टम तब पढ़ेंगे कि लिम्फेट्स क्या होते हैं, वहां पर भी हमारे डब्ल्यूबीसी फॉर्म होते हैं, और इनका काम कितना होता है? अराउंड 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। क्लियर? क्लियर? ओके, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी को हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहली कैटेगरी है ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरी कैटेगरी क्या होगी गाइस? दूसरी कौन सी है, आपने कभी पढ़ी होगी? ए ग्रेन्युलोसाइट। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड वाले बोन मेरो में। बोन मेरो बोन के अंदर होती है, जो सेंट्रल रीजन होता है वहां पर बोन मेरो होती है। ठीक है, तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है हमारे? दो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब इनके भी क्या है फर्दर डिविजन, तो आपका न्यूट्रो, इसिनो और बेसोफिल्स है। ठीक है, ये सब कौन से? ग्रेन्युलोसाइट्स, और इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स हमारे कौन से है? अग्रेन्युलोसाइट्स। क्लियर हुई इतनी बात? रेड बोन मेरो से आपके सारे सेल्स बने हैं, ब्लड सेल्स सारे वहीं से बनते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की। कौन कौन सी दो कैटेगरी पड़ी? अग्रेन्युलोसाइट्स और एक और कौन सी पड़ी गाइस? ग्रेन्युलोसाइट। तो सबसे पहले आते हैं न्यूट्रोफिल्स, जिनका दूसरा नाम है हेट्रोफिल्स। ठीक है, इनका परसेंट सबसे ज्यादा होता है और ये काम करते हैं फेगोसाइटोसिस। अब मुझे ये बताओ, फेगोसाइटोसिस टर्म का मतलब क्या होता है? कभी तो सुना होगा आई थिंक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेगोसाइटोसिस? किलिंग, और अच्छा हो सकता है आंसर। यस, डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। तो जो सेल का ईटिंग का प्रोसेस है ना, अगर सेल किसी चीज को खा जाएगा उसको हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस, और अगर सेल किसी चीज को पी जाता है, सेल ड्रिंकिंग को हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। दोनों टाइम आपको क्लियर है? दोनों टर्म्स, फेगो और पिनो, है ना? ये क्या करेंगे, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल ऐसा आ रहा है, ठीक है, सपोज ये आया एक बैक्टीरिया, तो ये न्यूट्रोफिल्स दौड़ा दौड़ा जाएगा और क्या करेगा? इसको खा जाएगा, और इसने यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल को क्या कर दिया? किल कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। क्लियर? खा के ये कहा जाएगा लाइजोसाइम, यहाँ पर सेल के अंदर लाइजोसाइम्स होते हैं ना, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो लाइजोसाइम्स इनको खा के पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसिनोफिल्स की। इसिनोफिल्स क्या होते हैं? आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल, ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो उससे हमको कौन बचाता है? इसिनोफिल्स। और जो बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती है, जैसे किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी को ग्लूटेन आटे से एलर्जी होती है, बीट से एलर्जी होती है, तो ये सारी एलर्जिक रिएक्शंस किसकी वजह से कॉज होती है? इसिनोफिल्स की। क्यों एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है कि कुछ बॉडी क्या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और उस सब्सटेंस को ऐसे बोलती है कि ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो हार्मफुल से बचाने के लिए एलर्जिक रिएक्शन होता है। एलर्जिक रिएक्शन कौन कॉज करेगा? इसिनोफिल्स। ठीक है, ओके गाइस, स्टिल देयर? ओके, नेक्स्ट बात करेंगे बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स क्या करते हैं? ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्या यहाँ पर सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे, हिपेरिन, हिस्टामिन,
सेरोटोनिन, क्योंकि जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होता है ना, जैसे ही आपके बॉडी में कोई पार्ट अफेक्टेड होता है तो वो सिग्नल्स भेजने लग जाएगा कि ये पार्ट अफेक्टेड है, उसी सिग्नल को बोलते हैं हम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो ये सिग्नल किसकी वजह से बाहर भेजेगा, ये जो हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन सिक्रेट कर रहा है ना, इसकी वजह से क्या होगा, सिग्नल इंड्यूस होगा। क्लियर? दूसरे पार्ट को पता चलेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई ने हार्म कर दिया है। क्या इतनी बात क्लियर है? लास्ट हम हमारे पास दो बच्चे हैं, अग्रेन्युलोसाइट, लिम्फो और मोनो। ये किसके पार्ट है? देखो फेगोसाइटोसिस फिर से आया, मतलब क्या होगा यहाँ पर, सेल ईटिंग। हाँ, मास्ट सेल्स भी करते हैं, बट इसिनोफिल्स जो है वो इम्यून सिस्टम का पार्ट आ जाएगा फिर मास्ट सेल। ठीक है, क्या रिपीट करना है? ये बेसोफिल्स इन्फ्लेमेशन रिएक्शन, अगर कहीं पे किसी हार्मफुल यहाँ पर आ गया, एजेंट आ गया, तो वो हार्मफुल एजेंट से बोलेगा कि अब मेरे पास कोई आ गया है तो दूसरे तुम प्रोटेक्टेड रहो, उसको बोलेंगे हम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ठीक है, सिग्नल भेजेगा। लास्ट बात करते हैं मोनोसाइट्स की, तो ये भी सेल ईटिंग का प्रोसेस करेंगे। और लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डीओटी, दो टाइप के होते हैं और ये वापस इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स जो किस में हेल्प करेंगे हमको, डिफेंस में, है ना, लड़ाई करने में फॉरेन पार्टिकल्स से, उनको हम बोलते हैं ये। फिर से रिपीट करूं, देखो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक बी और एक टी। ये बी और टी दोनों होते हैं इम्यून सिस्टम के पार्ट। इम्यून सिस्टम में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर सपोज आ जाता है तो इसके खिलाफ क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो उस फॉरेन पार्टिकल से उसको बचाएंगे। ठीक है, तो फॉरेन पार्टिकल से बचाने वाला प्रोटीन है एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडी कौन बनाएगा, बी और टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर? क्लियर गाइस? क्लियर हुआ? लास्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स, इनको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। इनका काम क्या बताए थे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। व्हाट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? नहीं, इम्यून सिस्टम में और भी पार्ट आएंगे, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स और बहुत सारे होंगे। बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे ऐसे सेल्स जो होते हैं जो एंटीबॉडीज बनाएंगे। एंटीबॉडीज का मतलब होता है प्रोटीन्स जो हमको फॉरेन पार्टिकल से बचाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें प्लेटलेट्स, ये क्या करेंगे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी। अगर हमें इंजरी लगती है और अगर ब्लड लॉस होने लगता है तो उस ब्लड को लॉस से रोकने, मतलब प्रिवेंट करने वाला कौन है, हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अलावा और कौन काम करेंगे यहाँ पर, क्लॉटिंग फैक्टर्स। कहां पर प्रेजेंट है क्लॉटिंग फैक्टर्स, जल्दी बताओ, प्लाज्मा में। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है और ये प्लेटलेट साथ में मिलके ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करेंगे। इसके बाद फिर से हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, दैट मींस इट वुड बी कलरलेस। ये सिर्फ 7 डेज लिव करता है, और इनके काम की बात करें तो ये होता है 1.5 to 3.5 लैक्स पर mm ऑफ क्यूब। तो ये भी कहाँ बन रहे हैं, बोन मेरो में। अब बोन मेरो में क्या होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं, उस स्पेशल सेल का नाम क्या है, मेगा कैरियोसाइट्स, और ये क्या बनाएंगे, सिर्फ प्लेटलेट्स। क्लियर? क्लियर? क्लियर है सबको गाइस? ठीक है, अब इनके पास भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और उनका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी को? ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा ब्लड वाला जो पार्ट है, उसके हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लिए और उनके फंक्शन भी देख लिए। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, मेजरली हमारे पास दो सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग के। कौन कौन से, एक एबीओ और एक आरएच। ठीक है, दो सिस्टम यहाँ हम डिस्कस करेंगे, एक एबीओ और एक आरएच सिस्टम। तो एबीओ के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं, कितने टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, ए बी एंड ओ, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जब अब इसमें एक और की बात आती है आरएच की। अगर आरएच प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, और अगर आरएच एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव। दैट मीन्स ये जो ए बी ओ, तो ये सब क्या होते हैं, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो टोटल ब्लड ग्रुप्स कितने बनेंगे, ओवरऑल कितने हो गए अब, 8 ब्लड ग्रुप्स। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब ब्लड ग्रुप्स के बारे में सब पहले से जानने से पहले पर हम दो चीज जानते हैं। एक टर्म आता है हमारे पास एंटीजन
और दूसरा आएगा हमारे पास एंटीबॉडी। एंटीबॉडी अभी मैंने बताया था क्या होते हैं एंटीबॉडी। व्हाट आर एंटीबॉडीज? 8 कैसे हुए देखो, पहले एबीओ के अकॉर्डिंग हमने बनाए तो 4 ग्रुप्स बने है ना, 4 कॉम्बिनेशन बने, एक ए बी, ए और बी, और लास्ट में अगर कोई भी नहीं है तो उसको ओ बोला। जब हमने इसमें RH फैक्टर को जोड़ा तो हर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इसके डिस्क्रीट टोटल हो गए 8। अब क्लियर? यस पलक करेक्ट। प्रोटीन्स जो हम किससे फाइट करेंगे? एंटीजन से। एंटीजन any substance that will trigger the production of antibody is known as antigen। एंटीजन क्या हुआ? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो क्या बोलेगा एंटीबॉडी बनाओ, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन। क्लियर? ओके क्लियर है? व्हाट इज एंटीजन? ओके दैट ट्रिगर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। अब ये जो एंटीजन है वो कहाँ बैठे होते हैं? आरबीसी के सरफेस पे, है ना। उसके पहले हम एंटीबॉडी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो क्या करेंगे? फाइट करने में हमको हेल्प करेंगे फॉरेन पार्टिकल से। मतलब प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन डिफेंस को हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडीज। क्लियर? क्लियर गाइस? प्रीवियस स्लाइड एबीओ, इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। ब्लड ग्रुपिंग के हमारे 2 सिस्टम है, एबीओ और आरएच, और एबीओ के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप्स बनते हैं और आरएच में 2 होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब इस पॉजिटिव नेगेटिव को हम हर ब्लड ग्रुप के साथ करेंगे तो हर एक का 2 ग्रुप बन जाएगा। जब 2 ग्रुप बन जाएगा तो टोटल 4 × 2 = 8। ठीक है। एंटीजन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करेंगे? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाएंगे, बोलेंगे कि एंटीबॉडी बनाओ। तो ये कौन सा है? हमारा आरबीसी। ठीक है। और आरबीसी के सरफेस पे कौन बैठा होता है? एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होते हैं? कहां पर बैठे हैं? ये आरबीसी के सरफेस पे बैठे होते हैं। ठीक है। एंटीजेंस क्या होते हैं? जो सब्सटेंसेस एंटीबॉडी प्रोडक्शन में को ट्रिगर करेंगे उसको बोलेंगे एंटीजेंस। और एंटीजन का लोकेशन कहाँ होता है? हमारा आरबीसी का सरफेस पे। तो हमारे पास 2 मेजर एंटीजेंस होते हैं, ए और बी। तो आरबीसी के ऊपर या तो आपको ए मिलेगा या बी मिलेंगे या दोनों मिलेंगे। तो कितने एंटीजेंस के टाइप्स हुए? एंटीजेंस के टाइप्स कितने हुए? 2। ठीक है। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो एंटीजन है तो जो एंटीजन है वही एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीबॉडी भी कितनी होनी चाहिए? अगर 2 एंटीजन है तो कितनी एंटीबॉडीज होना चाहिए? 2। कौन कौन सी? एंटी ए और एंटी बी। ठीक है। और ये जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा में। ठीक है। ओके गाइस क्लियर है? तो देखो आरबीसी के सरफेस पे 2 एंटीजेंस होते हैं जिसको बोलते हैं हम ए और बी। अब ये ट्रिगर किसको करेंगे? एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को। तो इसीलिए 2 एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है। एंटी ए और एंटी बी। तो जो आपका एंटीजन ए है और एंटीजन बी है दोनों ऑपोजिट क्या बनाएंगे? एंटीबॉडीज। तो बताओ ए वाला कौन सा बनाएगा? एंटी ए या एंटी बी? अगर ऑपोजिट बनाना है तो ऑपोजिट बनाना है तो एंटी ए बनाएगा या एंटी बी बनाएगा? एंटी बी बनाएगा ना। और बी वाला कौन सा बनाएगा? एंटी ए या एंटी बी? एंटी ए। क्लियर हुई इतनी बार? आगे बढ़े। ये स्लाइड नहीं समझ में आई? एंटीजन समझ में आ गया, एंटीबॉडी समझ में आ गई। इसके बाद जो एंटीजन का लोकेशन कहाँ है? ये होंगे आरबीसी के सरफेस पे। तो ये 2 टाइप के एंटीजेंस होते हैं, ए और बी। तो आरबीसी के सरफेस पे या तो ए बैठा हो सकता है, बी बैठा हो सकता है, या ए बी दोनों बैठे हो सकते हैं, या कोई भी नहीं बैठा हो सकता है। ठीक है। और एंटीबॉडी की बात करें तो जितने एंटीजेंस है उतनी एंटीबॉडी बनेगी, है ना। तो अपोजिट एंटीबॉडी बनाते हैं। तो ए वाले क्या बनाएंगे? एंटी बी, और बी वाले क्या बनाएंगे? एंटी ए। क्लियर? ओ में एंटीजेंस नहीं होते हैं, अब हम वही डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ एंटीजन कितने थे और एंटीबॉडीज कितनी थी? दोनों 2-2 थे। ठीक है। तो हम 1 बाय 1 टोटल ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। कितने ब्लड ग्रुप्स थे एबीओ के अकॉर्डिंग? 4। ए बी, ए बी और ओ। इतनी बात क्लियर है? सबको इतनी बात क्लियर है?
आरबी सॉरी एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होगा? एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट होगा? आरबीसी के सरफेस पे। तो अगर यहाँ पर सिर्फ ए बैठा है तो इसका ब्लड ग्रुप ए हुआ। एबी पे तो ए बैठा हुआ ही है, इसके साथ यहाँ पर एक और दूसरा भी बैठा होता है जिसको हम बोलेंगे कौन सा? बी वाला। तो ये पहले वाले में ए था और सेकंड वाले में ये जो आपका ग्रीन वाला दिख रहा है ये कौन है? बी। और एबी पे दोनों बैठे हुए ए और बी। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है गाइस? ओके अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप। जब आरबीसी के ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा हमारा? ओ। यहाँ पर क्या नहीं है? नो एंटीजन। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? सबको समझ में आई? ठीक है अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो बताओ ए वाला कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा? एंटी ए या एंटी बी? ऑपोजिट बनाना है। एंटीजेंस आरबीसी की मर्जी, किसी को बिठाना है नहीं बिठाना है। अगर उसने बिठा लिया तो ए या बी ही बैठ सकते हैं और अगर वो किसी को नहीं बैठाएंगे तो कोई एंटीजन नहीं होगा। ठीक है तो एंटी बी बनाई। अब बी वाला कौन सा बनाएगा? एंटी बी। अब मुझे ए बी का बताओ, क्या ये ए या बी दोनों में से किसी को जानता है? मतलब दोनों को जानता है या कोई भी ऐसा है जिसमें से ये नहीं जानता हो? ए बी नहीं जानता है ना, तो क्या ये एंटीबॉडी बनाएगा? क्या इसको किसी और से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ना? नहीं है। दैट मीन्स हियर विल बी नो एंटीबॉडी। क्लियर? अब ओ की बात करते हैं। ओ के पास तो कोई एंटीजेंस नहीं है, तो क्या इसको दोनों से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? ए और बी से दोनों से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर हमारी दोनों एंटीबॉडीज होती है। क्या ये सारी बातें क्लियर है? एंटीजन और एंटीबॉडी गाइस क्लियर है? ओके ठीक है अब बात करते हैं ब्लड को डोनेट की। अब देखो उसके पहले एक बात समझो कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी अगर दोनों मिल जाते हैं ऑपोजिट वाले तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? फाइट। ठीक है दे विल फाइट विथ ईच अदर, पर अपोजिट है तो। ठीक है ए में ओ भी हो गया। अब ए बी वाला रिपीट करो। ए बी वाले में देखो ए भी बैठा है और बी भी बैठा है, तो ना तो उसे ए से लड़ने की जरूरत है ना तो बी से लड़ने की जरूरत है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर? नो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। ठीक है गुंजन अभी दी एंड नहीं हुआ है, पूरा ब्लड ग्रुप हम डिस्कस करेंगे अभी। नो वन विल लीव द क्लास। ठीक है तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट वाले आ जाएंगे, मतलब अगर एंटी ए के पास ए वाला आ गया तो उनकी फाइट हो जाएगी और वो फाइट से रिजल्ट क्या होगा? एक ब्लड का बहुत बड़ा क्लॉट बन जाएगा और ये क्लॉट क्या कर सकता है? ब्लड वेसल को ब्लॉक। अगर ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई तो ब्लड का फ्लो भी रुक जाएगा। ब्लड का फ्लो भी रुक जाएगा गाइस। ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, वहां पर मैं कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन लगा दूं तो क्या ब्लड आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसकी वजह से हो जाएगा ब्लड वेसल ब्लॉक और ब्लड फ्लो नहीं होगा। ठीक है अब हम ओ की बात करते हैं। ठीक है यहाँ पर देखो अगर एंटीजन या एंटीबॉडी में से कोई भी एब्सेंट है तो ये फाइट नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके एंटीजन और एंटीबॉडी अगर दोनों प्रेजेंट है, ठीक है तो वो दोनों फाइट करेंगे और फाइट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ब्लड से क्लोट्स बन जाएंगे और ये क्लोट्स बनाने ब्लड वेसल में ऐसे जम जाएंगे और ये क्या करेंगे? सॉरी ब्लड वेसल आगे फ्लो नहीं करेंगे। अगर ब्लड आगे नहीं फ्लो होगा दैट मींस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। वॉइस ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? बहुत ज्यादा इशू आ रहा है गाइस? अभी ठीक है? बेटर? यस बोलो या नो बोलो, दोनों बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है वॉइस ठीक है या नहीं। अब ओके ठीक है थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी उनकी फाइट हो जाएगी और क्लॉट होने से ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी और ब्लड फ्लो नहीं होगा। अब अगर इन दोनों में से मैं दो फाइटर्स है मेरे पास एंटीजन और एंटीबॉडी, अगर मैं दोनों से भी एक को हटा दूं क्या फाइट हो पाएगा? क्या फाइट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। कब फाइट करेंगे? जब दोनों होंगे, दोनों होंगे तो फाइट होगा। ठीक है अगर मैं दोनों में से एक को रिमूव कर तो फाइट नहीं होगा। तो क्या ओ के पास कोई भी एंटीजन है?
क्या O के पास कोई एंटीजन है? नहीं है ना। अगर नहीं है तो अगर ये जाता है सपोज ए ब्लड ग्रुप के पास, वहां पर एंटीबॉडी तो प्रेजेंट है पर एंटीजन नहीं है, तो क्या यहाँ पर फाइट होगा? क्या यहाँ पर फाइट होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला नहीं प्रॉब्लम होगा। तो क्या ओ वाला ए को ब्लड ग्रुप दे सकता है? दे सकता है ना। सिमिलरली अगर बी की बात करें, इसके पास फिर से एंटीजन नहीं है पर बी वाले के पास एंटीबॉडी है, तो क्या यहाँ पर फाइट होगा? नहीं होगा फाइट, है ना। यहाँ पर भी दे सकता है। फिर जाती हूँ मैं ए बी के पास, तो ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी, दोनों ही एब्सेंट है, फिर भी फाइट नहीं होगा। यस, है ना। और फाइनली अगर मैं ओ को खुद को दूंगी तो ओ खुद को तो जानता ही है, इसलिए वो डोनेट कर सकता है ना। इसीलिए हम ओ को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं ए बी की। तो ए बी ए को भी पहचानते हैं और बी को भी पहचानता है, दोनों को पहचानता है ए बी। क्या रिपीट करना है मीनाक्षी? देखो, वो सबको ग्रुप ब्लड दे सकता है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब बात करते हैं ए बी की। तो क्या ए बी और सॉरी ए और बी दोनों को पहचानता है? ए बी नोज ए एंड बी बोथ, राइट। तो ये ए को भी बोलेगा हाँ तुम भी आ सकते हो, बी को बोलेगा तुम भी आ सकते हो। क्लियर? क्लियर है गाइस? क्लियर है। और ओ से तो ये ऑब्वियसली ले ही सकता है क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है, इसीलिए हम ए बी को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, या यूनिवर्सल रिसीवर। कौन होगा हमारा? क्लियर है ये सारी बात? ये सारी बात क्लियर है? ये चार्ट आप पढ़ लोगे, मैंने जो आपको समझाया वही है। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े गाइस। क्या रिपीट करना है पांडे जी? पांडे जी व्हाट नीड्स टू बी रिपीटेड, प्लीज टेल मी। गाइस जल्दी, एक डिसीज कंप्लीट करना है अभी हमें। ये चार्ट आप पढ़ लोगे ना। यूनिवर्सल रेसिपिएंट वाला हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें तो ए बी बी और ए दोनों को जानता है, इजीली उन लोगों से एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं और ना एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों नहीं है, तो क्या यहाँ पर रिएक्शन होगा? दैट मीन्स वो ओ से भी ले सकता है ना। ओ से भी ले सकता है, तो उसने ए से भी लिया, बी से भी लिया, ओ से भी लिया, इसीलिए हमने उसको क्या बोला? यूनिवर्सल रिसीवर। क्लियर? लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट क्लियर है पांडे जी? नाउ इट इज ओके। Am I audible now? No, no, I didn't left. Actually, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। अभी आ रही ना आवाज? Just a second, I need to start over.
इज माई स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है? आवाज सही आ रही है अभी? ओके, तो ये चार्ट आप लोगों को पढ़ना है, जो अभी हमने डिस्कस करा वही है, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस। टेबल में नोट्स में भेज दूंगी इशिका, है ना? फिर अगर प्रॉब्लम आए तो कल वाली क्लास में मुझे पूछ लेना। ओके, अब हम बात करते हैं उस फाइट की। हाँ, मैं सारे ग्रुप्स में नोट्स भेज दूंगी, डोंट वरी अबाउट द नोट्स। तो मैंने क्या बोला था, अगर एंटीजन है और एंटीबॉडी है तो वो रिएक्ट करेगा, ठीक है? अगर एंटी ए और एंटी एजी ए आ रहा है, एंटी ए किसके पास प्रेजेंट होगा? कौन से ब्लड ग्रुप के पास? गाइस थोड़ा सा वेट कर लो ना, बस ये खत्म होने वाला है, 10 मिनट प्लीज रुक जाओ, ठीक है? बी के पास प्रेजेंट होगा, 10 मिनट रुक जाओगे ना सब लोग, अदरवाइज ब्लड ग्रुप बीच में छोड़ेंगे तो आपको कल वाला समझ नहीं आएगा फिर आगे, है ना? तो बी के पास था एंटीजन ए, और अगर एंटीबॉडी ए, ठीक है? अगर आप इसको ए ब्लड ग्रुप दो, उसमें एंटीजन ए आ जाएगा, तो इन दोनों का फाइट हो जाएगा, है ना? फाइट होने से क्या बन जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। तो इस जो रिएक्शन को हम क्लम्पिंग ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। क्लियर? ओके, ये क्लॉट जो बना इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एग्लूटिनेशन। इसीलिए हम हमेशा मैच करते हैं ब्लड ग्रुप्स, ताकि ये क्लॉट्स ऑफ ब्लड नहीं हो, ठीक है? हम फिर से रिपीट करते हैं, अगर हमारे पास कोई बी ब्लड ग्रुप वाला है तो उसके पास ऑब्वियसली एंटीबॉडीज होगी। अब सपोज आप बी वाले को ए वाला ब्लड ग्रुप दे रहे हो, तो दैट मीन्स वहां पर कौन सा एंटीजन जा रहा है? ए वाला एंटीजन जा रहा है। अगर ए एंटीजन गया और एंटी ए आई, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? फाइट हो जाएगा। उस फाइट को हम बोलेंगे एग्लूटिनेशन। और अगर ये फाइट होता है तो क्या बनेंगे? ब्लड के क्लॉट्स, ठीक है? और ब्लड के क्लॉट्स बनेंगे तो वो ब्लॉक कर देंगे वेसल्स को। दैट मीन्स हमेशा हमें मैच करना पड़ेगा ब्लड ग्रुप को। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब रिस्पॉन्सेस इतना डिले क्यों हो रहे हैं, ठीक है? और ओ को यूनिवर्सल डोनर और ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों बोला, दैट वी हैव डिस्कस्ड। क्लियर? ओके, अब आरएच ग्रुपिंग की बात करें तो जो हमारा आरबीसी था उसके ऊपर ए और बी बैठा हो सकता था, है ना? कौन से एंटीजन बैठे हो सकते हैं? या तो ए या बी या दोनों। इतना पढ़ा भी हमने एबीयू में। माइक ओपन, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कि कोई तीसरा एंटीजन भी बैठा है, तो वो एंटीजन कौन सा है? हमारा आरएच। क्या आरएच वाले की बात आपको क्लियर हुई? कौन है आरएच? ए और बी तो बैठे हुए हैं, दोनों में से एक बैठे हुए, पर उनके साथ क्या हुआ कि एक दूसरा एंटीजन भी यहाँ बैठा हुआ था, आरएच, ठीक है? अगर आरएच प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा? आरएच पॉजिटिव या A/B/AB पॉजिटिव, ठीक है? और अगर आरएच नहीं बैठा हुआ है तो क्या होगा? आरएच नेगेटिव, A/B/AB नेगेटिव। तो AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, ये सारे सब समझ में आ गए? अब भाई आरएच अगर बैठा हुआ है तो वो पॉजिटिव होगा और आरएच नहीं बैठा है तो नेगेटिव होगा। अभी क्लियर? तो आरबी जो आरएच है वो एक दूसरा फैक्टर है ए और बी के साथ, मतलब दूसरा एंटीजन है ना? और ये क्या होता है कि अगर प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और एब्सेंट है तो ये ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। क्लियर? ओके, तो मतलब अगर मेजोरिटी ह्यूमन की बात करें तो वो आरएच पॉजिटिव होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ये डिसीज वाला पार्ट कर लेते हैं 5 मिनट और। हाँ, मंकी से नहीं आ रहे हैं, मंकी में इट वाज डिस्कवर्ड और monkeys are usually the ancestor of human beings, that is why ये RH फैक्टर उनके नाम के बेसिस पे rhesus monkey पे, ठीक है? अब एक डिसीज पढ़ते हैं, ठीक है? आप यहाँ पर देखो, एक मदर थी और एक फादर थे और उनका बेबी प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है? तो जो हमारी मदर थी ना वो RH नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप की थी और जो RH पॉजिटिव वाले कौन थे? फादर थे। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? बस 5 मिनट में है ना, खत्म होने वाली है क्लास, ठीक है? ये डिसीज डिस्कस करके फिर हम क्लास एंड करेंगे। ओके, तो देखो RH पॉजिटिव नेगेटिव ये मदर फादर का ऐसा ब्लड ग्रुप था। अब जो इनके बेबी हुआ, जो इनका फीटस था, उसका ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सपोज उसका ब्लड ग्रुप क्या था?
पॉजिटिव था। ठीक है, इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ओके, अब इस फीटस का क्या हुआ? बर्थ हुआ या इसकी क्या हो गई? डिलीवरी हो गई। क्या हो गया? इस फीटस का बर्थ हो गया। बर्थ हो गया मतलब वो मदर से सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया मदर से, है ना। अब क्या हुआ कि जब इसका बर्थ हुआ या डिलीवरी हुई, तब फीटस और मदर का जो ब्लड था वो क्या हो गया? मिक्स हो गया। क्या हुई यहाँ पर? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। किसका किसका? फीटस प्लस मदर। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? जब ये यहाँ पर RH नेगेटिव वाले को पॉजिटिव मिला, तो पहले तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, पर जैसे ही इसको पॉजिटिव मिला तो इसने क्या बोला कि यार कोई तो डिफरेंट आ गया है, तो मैं क्या बनाऊं? एंटीबॉडीज बनाओ। कौन सी? एंटी RH, कि ये जो दूसरा आया है इसको किल करने के लिए। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ओके, अब इसका तो बर्थ हो गया है, बेबी सेपरेट हो गया, दैट मीन्स अब उस फीटस को कोई खतरा नहीं है ना। ये कब की बात हुई? फर्स्ट प्रेगनेंसी की। अब ये मदर फिर से प्रेग्नेंट हुई और इनका जो सेकंड फीटस था वो क्या हुआ? फिर से पॉजिटिव हुआ। क्लियर? क्लियर? अब ये जो मदर के पास क्या है? एंटी RH बॉडीज। तो क्या ये फीटस के पॉजिटिव वाले ब्लड के साथ फाइट कर सकती है? यहाँ पर फाइट हो सकता है ना। और अगर ये फाइट होगा तो ये जो आपका सेकंड वाला यहाँ पर मदर का जो सेकंड चाइल्ड था उसको डेंजर होगा, है ना। तो इसी डेंजर वाली डिसीज को हम क्या बोलते हैं? इरेथ्रोब्लास्टिक फीटियल्सिस, क्योंकि ये फीटस में होता है। तो जो मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव था, इसलिए पहले तो उनके पास कोई एंटी RH बॉडीज नहीं थी, पर जब फर्स्ट बर्थ हुआ तो उनने पॉजिटिव वाले से मिक्स होकर क्या पता चला कि कुछ हार्मफुल आ रहा है, तो मदर की बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली। अगर सेकेंड फीटस का ब्लड ग्रुप फिर से पॉजिटिव होता है तो इस एंटी RH बॉडीज और इस फीटस के ब्लड में क्या हो जाएगी? फाइट होगी। दैट मीन्स अग्लूटिनेशन, क्लम्प ऑफ ब्लड बन जाएंगे। तो ये फीटस की अल्टीमेट डेथ हो सकती है, या इसको सीवियर एनीमिया, जो लॉस ऑफ ब्लड या कम ब्लड रहता है किसी के में, उसको बोलेंगे। सेकेंड बॉडी की प्रॉब्लम होगी ना, ये जो मदर की एंटी RH बॉडीज है वो तो बेबी के ब्लड को मारने की कोशिश करेगी। अगर फीटस के ब्लड सेल्स मर जाएंगे सारे तो अल्टीमेटली उसकी भी डेथ हो जाएगी। हाँ, इफ फीटस इज नेगेटिव तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फीटस फिर से पॉजिटिव वाला है देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, इसीलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव भी देखते हैं। तो अभी जो आपके यूनिवर्सल डोनर बनाए उसमें हम साइंस वाले साइन भी लगा के बताएंगे कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर और नेगेटिव होगा। ठीक है, When fetus removed from mother body, then what happens? अगर इस फीटस का देखो, फीटस जो होता है सबसे पहले गैमेट्स यूनाइट करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट से बनेगा आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, और फाइनली इस बेबी का क्या होगा? बर्थ होता है। तो फीटस जो होता है वो मदर के वॉम्ब में ही होता है ना। तो जब ये जो सेकंड वाला है इसको डेंजर होगा। क्या ये डिसीज क्लियर हुई? फिर से अगर समझते हैं तो देखो, हमारे पास जो मदर थी उनका ब्लड ग्रुप कैसा था? RH नेगेटिव। ठीक है, और फादर का ब्लड ग्रुप क्या था? RH पॉजिटिव। इस पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन? इस पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। अब जो आपका फर्स्ट चाइल्ड मदर का था वो RH पॉजिटिव आया, तो इनिशियल मदर की बॉडीज में कोई RH के लिए एंटीबॉडीज नहीं थी। जब इस बेबी का डिलीवरी हुई तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुआ। दैट मीन्स इसके जो RH पॉजिटिव है वो किससे एक्सपोज होंगे? RH नेगेटिव वाली से। तो मदर अब क्या बनाएगी? एंटी RH बॉडीज। पर इस बेबी का तो बर्थ हो चुका है, तो क्या इसको कुछ हार्म होगा? नहीं होगा ना, है ना। अब बात आई सेकेंड प्रेगनेंसी की, तो फीटस का फिर से जो ब्लड ग्रुप था वो RH पॉजिटिव था। तो ये जो एंटी RH है अब क्या बोल करेगी? इस RH पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय करने लगेगी, और जैसे ही ये डिस्ट्रॉय होगा तो या तो उस फीटस की डेथ हो जाएगी, ऑलमोस्ट फेटल वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर फर्स्ट डिलीवरी में फीटस नेगेटिव है तो एंटी RH, हाँ, अगर नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर पॉजिटिव है देन प्रॉब्लम पक्का होगी। ठीक है, या तो उसको एनीमिया, ब्लड की कमी हो सकती है, या जॉन्डाइस हो सकता है। ठीक है,
क्या ये चीज क्लियर है? इरेथ्रोब्लास्टिक फीडियलिसिस, ये डिसऑर्डर क्लियर हुआ सबको? इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, ताकि दोनों साइड्स अच्छे से सरवाइव करें, है ना? तो यहाँ पर एक क्रोगेम की इंजेक्शन, एक वैक्सीन की इंजेक्शन कब लगाते हैं? फर्स्ट इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ हुआ तो ये वैक्सीन लगा देंगे। तो जो RH पॉजिटिव किसके, फीटस के कहा जा रहे थे, RH नेगेटिव मदर के पास, तो ये जो रोगेम है इस RH पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो मदर है अब एंटी RH बॉडीज नहीं बनाएगी, और अगर एंटी RH बॉडीज नहीं बनाया तो सेकेंड वाला चाइल्ड जो है वो पीसफुली रह पाएगा, उसको कोई हार्म नहीं होगा, है ना? तो क्या आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद कहाँ से लिमिट्स अमाउंट में एंटी RH दे दो? एंटी RH बॉडीज मदर की बॉडी अपने आप बनाएगी अगर ब्लड एक्सपोज हुआ है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। कल आपको फिर से 2 से 3 आना है, ठीक है? और मेक श्योर आप ये रिवाइज करके आओ, ओके? तो मैं ज्यादातर फीटस की डेथ कैसे स्क्यू हो जाती, अगर ब्लड का ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, ये सिर्फ RH पॉजिटिव फादर और RH नेगेटिव मदर तक होगा, ओके? ठीक है, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। Yes, I will send the notes for sure. Okay, bye. Good afternoon, bye bye. Thank you everyone for coming in the class. हाँ, मैं सारे ग्रुप्स में नोट्स भेज दूंगी, डोंट वरी अबाउट द नोट्स, ठीक है? बाय नीतू, बाय एवरीवन, बाय सुनीता, हैव अ नाइस डे। दीपांशु कल क्लास लेंगे एक और, डोंट वरी, और नेक्स्ट वीक में भी अगर आप लोग अग्री करोगे तो हम लेंगे, ठीक है? बाय।